हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी यूनिट पहली चल रही थी, इसमें हमने सेल थियरी की बात किया था। सेल के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज फर्स्ट लेक्चर में दिया था। आज जो हमारा पहला यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट, कोशिका अंगकों की संरचना तथा कार्य फर्स्ट करके पहली यूनिट है। इसमें हम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है कि हर वर्ष कम से कम ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 क्वेश्चन इस यूनिट से, और ये जो टॉपिक है इससे 3 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं। आज का जो टॉपिक आप पढ़ोगे इसमें उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 3-4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से आ जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, और बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। कोशिका झिल्ली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके टोटल 3 मॉडल हैं। सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तीनों को पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, प्लस जो प्रॉपर्टीज होते हैं कोशिका झिल्ली के, क्या क्या गुण हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या फंक्शन ये करते हैं, कार्य करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। और नोट्स भी अच्छा आपको मिलेगा, और साथ साथ आप नोट भी करते रहिएगा। तो सब लोग एकदम फिट हो जाइए, कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, आप बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आप पूरा कंप्लीट लेक्चर देख लेंगे तो आपके 5 नंबर तो कम से कम कहीं नहीं जाने वाले हैं। इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले जो है आपको बता दूं मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बायो मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे भी बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी में भी प्रॉपर में आपको समझाऊंगा। तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरे नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। और इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा। और एक नाम होता है सेल लेमा। क्या बोलते हैं? सेल लेमा। वैसे तो इसके और भी कुछ नाम है, लेकिन यहाँ पे आप इतने याद रखेंगे। अगर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल लेमा, इनमें से किसी भी का भी नाम लिया जाए तो आप ये समझना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, कोशिका झिल्ली की बात हो रही है। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके जो मॉडल है, मॉडल मतलब कुछ इसमें थियरीज दी हैं साइंटिस्टों ने कि किस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो 3 मॉडल हम पढ़ेंगे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। पहला मॉडल है सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल है? सैंडविच मॉडल। इसको किसने दिया था? डेनियली एंड डेविसन। डेनियली एंड डेविसन ने दिया था। यहाँ पे आई नहीं है, डेविसन नहीं है, डेविसन होगा। क्या है? डेविसन, ठीक है। तो डेनियली डेविसन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सैंडविच मॉडल दिया था। ये तीनों जो पॉइंट हैं, एक क्वेश्चन तो आपका सिर्फ यही से बन जाता है, साइंटिस्ट पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा जो आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, सेकंड मॉडल कौन सा है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इकाई झिल्ली सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो इसको किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। इसको रॉबर्टसन मॉडल भी बोला जाता है। और थर्ड वेल एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा इसी को एक्सेप्ट किया गया है, जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तरल कृमिरी नमूना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में? तरल कृमिरी मॉडल, ठीक है। तो इसको सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था इन 1972, ठीक है। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था।
आपका जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसको रॉबर्टसन ने दिया था, कब दिया था? 1959 में। और उससे भी पहले आया था आपका डेनियली डेवसन का सैंडविच मॉडल, ये जो है आपका सन 1935 में आया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल जो कि 1935 में आया। ये प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था सभी लक्षणों को, सभी प्रॉपर्टीज जो होती है सेल मेम्ब्रेन की उसको नहीं बता पा रहा था, इसलिए अगला मॉडल आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन का, ये 1959 में आया। फिर ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन ऊपर वाले में कर देता है। मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जो रॉबर्टसन ने बताया और सही थी वो, लेकिन सैंडविच मॉडल में कवर नहीं की गई थी, तो उसको भी दोनों को जोड़ा गया। फिर सिंगल और निकोलसन ने जो मॉडल प्रपोज किया वही वेल एक्सेप्टेड है। आजकल जो भी हम मानते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में वो सब इन्हीं के थियरी के पॉइंट हैं, सिंगर और निकोलसन का। तो इन्होंने 1972 में प्रपोज किया था। अब देखिए क्या अप्रोच रहेगी हमारी इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली के गुण क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक एक मॉडल पढ़ेंगे। जो गुण हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के, अगर वो एक्सप्लेन हो रहे होंगे किसी भी मॉडल से, मतलब वो एक्सेप्ट किया जाएगा। समझ लिए आप? सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज पढ़िएगा, प्रॉपर्टीज के बाद में आपको समझ में आएगा कि किस मॉडल में प्रॉपर्टीज वेल एक्सप्लेन है, अच्छे से वर्णित हो सकती है, उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल आपको तीनों मॉडल पढ़ना है, क्योंकि पिछले साल के अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर देखे होंगे तो इन मॉडलों से और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से हर वर्ष क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और हर एक जगह में जहां से भी क्वेश्चन उठने की गुंजाइश है मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा, जिसपे आप डबल स्टार मार्क कर लेना। ये जो है साइंटिस्ट के नाम और मॉडल के नाम, यहां से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, तो इसको आप याद कर लेंगे। अब आप हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली के गुण। कौन कौन से गुण होते हैं कोशिका झिल्ली के? तो सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक से समझाता हूं ये कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। आप सबको पता होगा कि पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, सभी के सभी सेल से मिलकर बने हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं। ये बात आप 9th से पढ़ते आ रहे हो। तो इसमें जो है सेल मैंने एक ऐसे ही बना दी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेल की जो बाउंड्री होती है बाहर की, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब इसे झिल्ली की संरचना पढ़ना है हमको, स्ट्रक्चर, कि एक्चुअली ये झिल्ली किस चीज की बनी है, और इसमें अगर कोई चीज है जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी है, अभी हमको नहीं पता, हम आगे पढ़ेंगे, तो वो किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से अरेंज है, और इसकी प्रॉपर्टीज कैसे एक्सप्लेन होंगी। तो सेल मेम्ब्रेन सबको पता चल गया होगा, पहले से ही पता होगा, जिसको नहीं भी पता था वो भी जान गया होगा कि सेल की जो बाउंड्री है, आउटर कवरिंग होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होंगे बहुत सारे इस तरीके से, और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट सेल हुई तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा, वैक्यूल होगा, राजधानी, राइबोसोम होंगे, पराक्सीसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, दोनों प्रेजेंट होंगे। और क्या होगा इसमें, गोल्जी बॉडी होगा। तो अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, बाउंड्री ऑफ सेल, इसके कुछ गुण होते हैं। पहला जो है, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये बनी किससे, किससे मिलकर बनी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड और मतलब फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो आप लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा
membrane are made up of protein and लिपिड, और लिपिड भी मेनली कौन सा होगा, फॉस्फोलिपिड होगा। कौन सा, फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फोलिपिड है प्लस और कोलेस्ट्रॉल भी होगा, इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा। तो इसमें लिपिड दो टाइप के होंगे, फॉस्फोलिपिड होगा और कोलेस्ट्रॉल प्लस प्रोटीन। तो आपकी जो कोशिका झिल्ली है वो किससे मिलकर बनी है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड की मिलकर बनी होती है। फास्फोलिपिड जो इसमें होता है वो कौन सा होता है, मेनली लेसिथिन होता है। कौन सा होता है, लेसिथिन। अभी आप यही पढ़िए, अगर एमएससी वगैरह करेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे आ जाते हैं। लेसिथिन होगा और प्लस इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्टेरॉल। ठीक है, तो ये जो झिल्ली है आपकी इस चीज से मिलकर बनी होती है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे दो वर्ड सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। आपने सुना होगा सेमी परमिएबल, क्या सुना होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और दूसरा वर्ड सुना होगा आपने सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इन दोनों में पहले अंतर आप समझिए। पहला लक्षण यहीं पे मिलेगा आपको, पहला जो कैरेक्टर है इसका, जो फंक्शन है, प्रॉपर्टीज है, वो यहीं से मिलेगा आपको। सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होती है, एक झिल्ली होती है। इस तरीके से देखिए, मैंने झिल्ली बना दी, ठीक है, इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं। क्या है, छिद्र हैं। ये झिल्ली बना दी, इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं। जैसे सेल जो होती है, यहाँ पे समझिए सेल, तो सेल के अंदर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस, और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। बाहर वाला बाह्य कोशिकी एक्स्ट्रा सेलुलर, अंदर वाला अंतः कोशिकी स्थान होगा। क्या होगा, अंतः कोशिकी स्थान, इंट्रा सेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर होते हैं। क्या होते हैं, पोर होते हैं, छिद्र, जिससे एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है वहां से कुछ मटेरियल अंदर आ सके और अंदर वाला बाहर जा सके। तो यहाँ पे देखिए, जब हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अच्छे से समझना, ये इधर हम मान लिए इंट्रा सेलुलर, क्या मान लिए, इंट्रा सेलुलर स्पेस, और इधर है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। हिंदी में लिखिएगा अंतः कोशिकीय स्थान, और यह है बाह्य कोशिकीय स्थान। अब कुछ पदार्थ हैं सेल के बाहर जिनको अंदर आना है। आपको पता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्सिमम प्रोटीन वगैरह सब सेल के अंदर जाते हैं, वही संसाधित होते हैं और सेल के अंदर इनकी जरूरत भी होती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से, कुछ बड़े हैं, और कुछ इस तरीके के ट्रायंगल शेप में हैं, कुछ इस तरीके के हैं। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बाहर सेल के बाहर पड़े हुए हैं, सेल के बाहर पड़े हुए हैं। अब बताइए इसमें से कौन से बाहर इधर निकल जाएंगे, इस मेम्ब्रेन से कौन पास हो जाएंगे। पहला तो ये छोटा वाला पास हो जाएगा, और ये वाला भी शायद पास हो जाए, बाकी ये वाले पास नहीं हो पाएंगे, ये भी पास नहीं हो पाएंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आधी तो मेम्ब्रेन परमिएबल है, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, कुछ अणुओं के लिए ये झिल्ली जो है मेम्ब्रेन ये परमिएबल है, पारगम्य है। बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए परमिएबल नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे इसके अलावा और क्या होता है, यहाँ पे ये होता है रिक्वायरमेंट देखी जाती है। क्या देखी जाती है,
रिक्वायरमेंट, सेल को किस चीज की आवश्यकता है। अगर सेल को आवश्यकता इस वाले मॉलिक्यूल की होगी, इस वाले मॉलिक्यूल की, तो वो अंदर जाएगा चाहे जैसे जाए। इसके लिए अगर ये छिद्र से होके नहीं निकल पाएगा तो यहाँ पे दूसरे प्रोसेस होंगे। क्या होंगे? दूसरे प्रोसेस। जैसे उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। मतलब अंदर कोई पदार्थ जा रहा है। आगे आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपकी यूनिट में एंडोसाइटोसिस भी पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स गया, और अगर छोटे वाले मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है तो भले ही वो छिद्र से पास कर सकता हो, लेकिन फिर भी ये अंदर नहीं ले जाया जाएगा क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस टाइप का जो एंट्री है मॉलिक्यूल्स का, और इस तरीके से देखिए आप मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सेलेक्ट कर रही है चीजों को। भले वो पोर से निकलने वाला हो या ना हो, जाएगा वही अंदर जो रिक्वायर्ड होगा। तो इस टाइप का जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल का मतलब है जो पोर के अकॉर्डिंग, पोर साइज के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। और सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है जिसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही अंदर जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी है आपके सेल मेम्ब्रेन की, कोशिका झिल्ली की, तो वो क्या है? वो है सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब पहला कैरेक्टर है कि वही चीजें सेल के अंदर इंटर करेंगी यहां से अंदर जिसकी आवश्यकता सेल को होगी, बाकी नहीं करेंगी। अब आप थोड़ा सा यहीं पे आपको बता देता हूं, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल और जो आपका सेमी परमिएबल है, इस मेम्ब्रेन को आप कहां से प्राप्त कर सकते हो? तो यहाँ पे एक बीकर है, वेसल है, बर्तन। इसमें हमने क्या किया? डाइल्यूट HCl भर दिया। क्या भर दिया? डाइल्यूट HCl, मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl। अब इसमें आपने इग को रख दिया। किसको रख दिया? इग को रख दिया। अब इग के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन। उसी मेम्ब्रेन में इस तरीके से डबल है, इस तरीके से, समझे? अब जैसे ही आप डाइल्यूट HCl में इग को रखोगे, ये क्या है? इग है। तो यहां से जो ऊपर वाली आपकी मेम्ब्रेन है ब्लैक वाली, वो क्या होगा? धीरे धीरे वो डिजोल्व कर जाएगी। क्या कर जाएगी? डिजोल्व कर जाएगी। तो अब जो ये बची वाली है, यहाँ पे जो डिजोल्व होने के बाद बची है, इसको आप बोलोगे सेमी परमिएबल। क्या बोलोगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो दोनों की दोनों कंप्लीट थी, तो अंडे के अंदर, एग के अंदर ये सेलेक्टिव का काम कर रही थी। किसका? सेलेक्टिव परमिएबल। क्या कर रही थी? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी शो कर रही थी। अगर इस झिल्ली को आप बाहर निकाल लोगे तब ये सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल रह जाएगी। ठीक है? तो इसमें जो छिद्र होंगे उस छिद्र के अनुसार ही मॉलिक्यूल्स का आवागमन होगा, सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवश्यकता खत्म हो जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ एग के अंदर मान लीजिए कोई एक प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में थी, और बाहर का जो एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, वहां पे बहुत कम थी। अंदर एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा थी, बाहर कम थी। तो अंदर से बाहर से अंदर लाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अंदर पहले से एल्ब्यूमिन है। अब आप इसकी झिल्ली निकाल के बाहर डाल दिए तो यहाँ पे एग तो है नहीं, क्योंकि एग से तो झिल्ली बाहर हो गई। तो यहाँ बाहर आप खाली स्पेस में लिए घूम रहे हो तो वहां पे एल्ब्यूमिन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ अंडे के अंदर क्या था? एल्ब्यूमिन। तो इस तरीके से जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है, सांद्रता प्रवणता, वो खत्म हो जाती है। इसलिए बाहर निकालने पे यही सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? सेमी परमिएबल हो जाती है। तो पहला लक्षण था आपका, मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यहाँ पे थोड़ा सा सेमी परमिएबल में आप नोट्स भी चाहे तो लिख सकते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब होता है when particle enter according to pore size
साइज, देन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब कण जो है, पार्टिकल्स है, प्रोटीन, लिपिड, कोई भी पार्टिकल हो, वो कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के छिद्रों के आकार के हिसाब से जब अंदर जाते हैं, तब उसको हम बोलते हैं कि वो सेमी परमिएबल है। और जब आवश्यकता के अनुसार अंदर जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तब उसको बोलेंगे वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब चयनात्मक पारगम्य है। इसको बोलते हैं हिंदी में चयनात्मक पारगम्य, और इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। हर एक चीज का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, और जो नोट्स में आपको बनवा रहा हूं, अगर इस चीज को आप नोट कर लेंगे तो कहीं से भी एक क्वेश्चन आपका, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मैक्सिमम चीजें कवर कर लूंगा, सब की सब चीजें यहाँ पे कवर कर लेता हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है और कौन सी प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की। पहली प्रॉपर्टी थी, फिर से यहाँ पे एक सेकंड में लिख लीजिए कि मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है मतलब चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य होती है झिल्ली। कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वाटर सोल्युबल सब्सटेंस और फैट सोल्युबल सब्सटेंस दोनों के दोनों सेल के अंदर जा सकते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, जल घुलनशील, जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील पदार्थ जो हैं, वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस और फैट सोल्युबल, दोनों के दोनों अंदर जा सकते हैं और आ सकते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेकंड पॉइंट जो आपका है वो है वेरिएबल रेशियो ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन मतलब आपको मैंने अभी बताया था, सेल मेम्ब्रेन जो है कोशिका झिल्ली, उसमें दो चीजें हैं, दो चीजों से मिलकर बना है, लिपिड और प्रोटीन। तो इसका जो अनुपात होता है, रेशियो, ठीक है, वो वेरी करता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल होता है। इसको अभी मॉडल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे लिपिड व प्रोटीन लिपिड व प्रोटीन का अनुपात, परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। वेरिएबल रेशियो ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है डायनेमिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कैसी होती है? डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर मतलब इसमें मूवमेंट हो सकती है। क्या हो सकती है? मूवमेंट इज पॉसिबल। इसमें गति संभव है, गति संभव होती है। ठीक है, इसमें जो है मूवमेंट हो सकती है। अब जो है आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए, तीन प्रॉपर्टीज हैं। अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज को कोई भी मॉडल एक्सप्लेन कर पाएगा तो हम कहेंगे कि वो मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया है, वरना वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सैंडविच मॉडल। क्या डालेंगे हेडिंग?
सैंडविच मॉडल या डेनियली डेवसन मॉडल। इसको किसने दिया था? डेनियली डेवसन ने दिया था। यहाँ पे जो है आप लिखेंगे डेनियली और किसने दिया था? डेवसन। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सन 1935 में सैंडविच मॉडल प्रपोज किया था। सैंडविच मॉडल की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। सैंडविच मॉडल की कुछ खास प्रॉपर्टी इन्होंने डेनियली और डेविसन ने कुछ चीजें बताई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया और इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, नंबर 1 इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of protein and phospholipid। मतलब पहली बात तो इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताई। यही बात हम लोग भी पढ़े हैं करेक्टर में। आप मैच करते चलिए हर एक मॉडल से। पहली बात इनकी बिल्कुल सही है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि प्रोटीन आर अल्फा ग्लोबुलर। प्रोटीन आर अल्फा ग्लोबुलर। इसका क्या मतलब होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ फाइबरस प्रोटीन होते हैं, कुछ ग्लोबुलर होते हैं, गोलिकाकार होते हैं, और कुछ फाइबरस होते हैं तंतुमय। जैसे जो बालों में कीरेटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है वो फाइबरस होती है। जैसे एल्ब्यूमिन है आपका, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सब ग्लोबुलर शेप में होती है। तो इन्होंने बताया जो इसमें प्रोटीन पाई जाती है वो कैसी है? ग्लोबुलर होती है, अल्फा ग्लोबुलर होती है। प्लस थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया अपने मॉडल में कि फास्फोलिपिड molecules are amphipathic in nature। इसको समझिए आप अच्छे से। ये पिछली बार 2021 एंड 22 में पूछा गया है कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो किस नेचर के होते हैं, ये 2021-22 लगातार पूछा गया। हर एक यूनिवर्सिटी में इस पे क्वेश्चन आया है, तो आप लोग इसको गौर से समझिएगा। और हाँ, एक बात बता दूं, किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए ये जो पढ़ रहे हैं सब वैलिड है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एम्फीपैथिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? इन्होंने बताया कि जो फास्फोलिपिड है उसमें 2 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। एक तो पोलर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे नॉन पोलर पार्ट है जिसको हम टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल। तो ये हो गया आपका पोलर पार्ट। कैसा? पोलर पार्ट। और दूसरा हो गया आपका नॉन पोलर पार्ट। कैसा? नॉन पोलर पार्ट। हिंदी में भी लिख लेना आप। ये है ध्रुवीय सिरा, ध्रुवीय सिर, हेड बोलते हैं इसको, पोलर हेड। यहाँ पे पोलर पार्ट की जगह आप हेड भी लिख सकते हो, पोलर हेड। ठीक है, और नॉन पोलर पार्ट की जगह लिख लीजिए आप नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल मतलब अध्रुवीय पुच्छ, ध्रुवीय पुच्छ होती। बात समझ में आई? मतलब फास्फोलिपिड जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 चीज से मिलकर बनी है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड। तो इन्होंने प्रोटीन बताया कि अल्फा ग्लोबुलर है, और फास्फोलिपिड 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक हेड है उसमें ग्लोबुलर जो कि पोलर हेड है, उसको हम ध्रुवीय सिरा बोलेंगे, और दूसरा इसमें टेल है जो कि नॉन पोलर है,
ध्रुवीय होती है। समझ में आया इतना? तो ये ग्लोबुलर हेड है, इसको यहाँ पे लिख लेना कैसा है, ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर हेड होता है। कैसा होता है? हेड। और यहाँ पे फाइबरस तंतु के जैसे दो टेल लगी होती है। अब इसको उन्होंने दो टेक्निकल नाम दिए, बायोलॉजी में जिस तरीके से नाम होते हैं। उन्होंने इसको बोला हाइड्रोफिलिक। क्या बोला? इस वाले पार्ट को बोला, नीचे यहाँ पे लिखिएगा सुंदर अक्षरों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पोलर हेड है, पोलर हेड, इसको उन्होंने बोला हाइड्रोफिलिक। क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया कई बार। क्या बोला? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और आपका जो दूसरा है ये नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? हाइड्रोफोबिक। इसको क्या बोला? हाइड्रोफोबिक नाम दिया। मतलब एक हाइड्रोफिलिक है और दूसरा हाइड्रोफोबिक। हिंदी में हाइड्रोफिलिक को बोलते हैं जल स्नेही सिर, जल स्नेही सिरा। और इसको बोलते हैं जल विरोधी, जल विरोधी सिरा। इसको क्या बोलेंगे? जल विरोधी। मतलब ये जो इसका हेड है वो पोलर है, ध्रुवीय है, और वो वाटर लविंग है। वाटर लविंग मतलब फिलिक मतलब उससे स्नेह करने वाला। तो हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन स्नेह करने वाला, मतलब ये वाटर से स्नेह करने वाला, जल स्नेही सिरा। और ये है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरोधी सिरा। ठीक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जब दोनों आपस में साथ में होते हैं तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक। क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक बोलते हैं। अब समझ में आया? तो एम्फीपैथिक नेचर का मतलब है उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रकार की पार्ट है। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट था इनका, पॉइंट नंबर 4, सॉरी 5वां नहीं 4, पॉइंट नंबर 4, एक एक चीज को प्रॉपर आप नोट करेंगे और हर जगह से, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने की संभावना है। एकदम ऑथेंटिक नोट्स दे रहा हूं मैं आपको। फास्फोलिपिड आर, लिखेंगे यहाँ पे आप, फॉस्फोलिपिड आर arranged in phospholipid are arranged in a bilayer, arranged in a bilayered in such a manner, in such a manner, अभी हिंदी में भी बताएंगे, that tells face to each other, tell face each other। कहने का मतलब इसमें फास्फोलिपिड्स आर अरेंज इन आ बाइलेयर, मतलब इनकी दो लेयर बनेंगी, इन सच आ मैनर that tells face each other, that tells face each other। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस तरीके से आपके जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ऐसे मैनर में अरेंज होंगे कि इनकी टेल जो होती है वो आपस में एक और होती है, आपस में इस तरीके से एक और होंगी, समझे? और पोलर हेड वो बाहर की ओर होगा। किधर की ओर होगा? बाहर की ओर। मतलब इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। बात समझ में आई? इनका जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो इस तरीके का है कि टेल वाला जो पार्ट है वो एक ओर हो जाए आपस में। ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। और इसके ऊपर जो है वो प्रोटीन होगी। उन्होंने बताया कि
यहाँ पे इस तरीके से क्या होती है, प्रोटीन होती है, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन इस तरीके से प्रेजेंट होती है। हर एक डायग्राम को आप बनाएंगे साथ साथ, तभी समझ में आएगा। यही सैंडविच मॉडल है। क्या है? सैंडविच मॉडल। यहाँ पे आप लिखेंगे थोड़ा सा कि ये जो है आपका, ये क्या है? लिपिड बाइलेयर है। क्या है? लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर। और ये क्या है आपका? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। तो ऊपर नीचे इस तरीके से प्रोटीन है और सेंटर में बीच में लिपिड की बाइलेयर है। और ये जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उसमें नॉन पोलर जो टेल है वो एक दूसरे के और फेस किए हुए हैं अंदर की ओर, और पोलर हेड दोनों ओर बाहर साइड में होते हैं। किधर होते हैं? बाहर साइड में होते हैं। तो इतने पॉइंट इन्होंने बताया। अब हम मैच करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी को समझिए आप। डेनियली डेंसन ने जो बताया, इनकी प्रॉपर्टीज को समझने की जो है बारी आ गई। तो सबसे पहले आप लिखिएगा फीचर। क्या लिखिएगा? फीचर। इन्होंने जो सैंडविच मॉडल प्रपोज किया उसके क्या क्या फीचर है? पहली बात, नंबर 1, इन्होंने बताया कि फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे। फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल्स, वो पास हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। पासेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पासेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स नॉट पासेस। वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स जो है वो पास नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं पास कर पाएंगे? समझिए यहाँ पे। वाटर कैसा होता है? पोलर। वाटर पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय, पोलर। और फैट जो है वो नॉन पोलर है, अध्रुवीय। कैसा है? नॉन पोलर। आपने ये पढ़ा होगा जरूर कि पोलर में डिजोल्व हो जाता है, नॉन पोलर में आराम से डिजोल्व हो जाता है। मतलब ध्रुवीय को घोलता है और अध्रुवीय को घोलता है। अगर नहीं पढ़े हो तो आप लोग भाई 12th के बाद ही तो आए हो ना, तो 12th में जो आपका विलेन चैप्टर था केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में सॉल्यूशन चैप्टर था, सेकंड चैप्टर विलेन सॉल्यूशन, उसमें आपने पढ़ा होगा, एक लाइन लिखी है ब्रैकेट में बंद है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि लाइक डिजोल्व लाइक, समान को घोलता है। यहाँ पे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए यहाँ भी यूज हो रही है। लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, मतलब समान को घोलता है, समान को घोलता है। ये बात समझ में आई? तो वाटर पोलर है और फैट नॉन पोलर है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बीच का जो भाग है इस बाइलेयर में, वो कैसा है? नॉन पोलर है। तो जितने भी फैट सोल्यूबल सब्सटेंस होंगे वो सब, यहाँ पे जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस है ये सब आराम से इसमें से इधर से उधर जा सकते हैं, आराम से सेल मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं। बट जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो यहाँ पे पास नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे पास नहीं कर पाएंगे, जबकि फैट सोल्यूबल पास आराम से कर जाएंगे। ये कैसा है? फैट सोल्यूबल है। कैसा है? फैट सोल्यूबल। और ये वाटर सोल्यूबल उसमें पास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर सोल्यूबल पास कैसे होगा ये आगे अभी पढ़ेंगे, इनके मॉडल में ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया, इसीलिए तो आगे दूसरे मॉडल आएंगे, तो समझते जाओ। लेकिन पढ़ना सबको है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीजें हर जगह से हमको मिलेंगी। सेकंड जो इन्होंने फीचर दिया वो क्या था? वेरिएबल रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। वेरिएबल रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड, पीएल लिख दे रहा हूं मैं।
ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडिटी शो करती है। क्या शो करती है? फ्लूइडिटी। इन्होंने फ्लूइडिटी के बारे में नहीं बता पाया, ये नहीं बताया कि ये मूवमेंट करती है। और वेरिएबल रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड तभी होगा जब मूवमेंट पॉसिबल होगी, डायनेमिक होगी सेल। तो ये बातें इन्होंने बिल्कुल भी अपने मॉडल में एक्सप्लेन ही नहीं की थी। तो ये जो है वेरिएबल रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये बात भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। थर्ड जो इन्होंने बताया, यहाँ पे लिख लीजिए, कारण भी लिख लीजिए कि ये वाला सही क्यों नहीं है। यहाँ पे नीचे लिख लेना, डेनियली डेंसन, डेनियली एंड डेवसन नो mention about any type of movement या no mention about movement of layer, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। आगे हम बताएंगे कि कैसे वेरिएबल रेशियो आता है प्रोटीन और लिपिड का। जब मूवमेंट होगी लेयर में तभी ये रेशियो वेरिएबल होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड जो है इसमें नोट करने वाला वो है डायनामिक एंड क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ membrane, quasi fluid nature of membrane not explain, मतलब इन्होंने ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है या डायनामिक नेचर का होता है। ये फ्लूइडिटी शो करेगा। क्या शो करेगा? फ्लूइडिटी शो करेगा। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने बस थोड़ा सा एक ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैट सोल्युबल मॉलिक्यूल को पास कर देगी। और दूसरा इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बताया था, ये बात जो इन्होंने बताई थी कि प्रोटीन जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फीपैथिक नेचर की। ये बात एकदम करेक्ट बताई थी। पहला मॉडल यही था और इन्होंने एकदम करेक्ट बात बताई थी कि एम्फीपैथिक होते हैं। ये बात सही है, हर एक मॉडल में एक्सेप्ट की गई और आज भी हमें पता है कि ये जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं। बाकी इन्होंने जो बताया पोलर हेड होता है इसमें फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में और नॉन पोलर टेल होता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट थी। ठीक है, ये सभी बातें इनकी सही निकली, जल स्नेही सिरा और जल विरोधी सिरा का। दूसरी बात इन्होंने जो बताया लिपिड की बाइलेयर होती है, ये बात भी एकदम करेक्ट थी। ये वाली बात भी एकदम करेक्ट थी, लेकिन जो इन्होंने प्रोटीन का अरेंजमेंट बाहर दिखाया है ये गलत था। ये गलत था। अभी आगे देखेंगे आपकी एक्चुअली ये अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहां पे देखिए थोड़ा सा आपको हम दिखा रहे हैं डेनियली डेवसन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल। आप हर एक चीज को नोट करते चलेंगे, हर एक चीज को नोट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप खूब अच्छे तरीके से, ये जो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से समझिए, ये सेल थी, ये वाली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी दूर तक काट ली गई है और उसको इनलार्ज करके यहाँ पे देखा जा रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ लिपिड, फास्फोलिपिड के हाइड्रोफिलिक हेड है और अंदर की ओर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये सब क्या है? ये है हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ लिपिड। ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये वाले हाइड्रोफिलिक हेड है सभी। और अंदर ये क्या है? अंदर में हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है। और बाहर यहाँ पे जो येलो कलर के हैं, ये क्या हैं? यहाँ देखिए, अब सेल है, चूंकि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर और अंदर इंट्रा सेलुलर। तो अंदर की तरफ वाली जो सेल मेम्ब्रेन उसको हम इनर बोलेंगे, बाहर वाली को आउटर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये प्रोटीन है और ये वाली। तो अगर नीचे वाले पोर्शन को अंदर का मान ले सेल के और बाहर वाले को बाहर का मान ले ऊपर वाले को, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे, जो बाहर वाला लगा होगा जैसे ये है,
यहाँ पे हेड होंगे, अंदर भी होंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये अरेंज होंगे। कुछ समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो उसमें देखिए यहाँ भी प्रोटीन है और इसके ऊपर यहाँ भी प्रोटीन है, समझ में आया। तो इसको बोलेंगे इनर ग्लोबुलर प्रोटीन लेयर। इन्होंने बताया था ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, इनर ग्लोबुलर प्रोटीन लेयर, और बाहर वाली को बोलेंगे आउटर ग्लोबुलर प्रोटीन लेयर। और ये आपका बाहर वाला जो रीजन है इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, और अंदर वाला जो यहाँ का रीजन होगा उसको बोलेंगे हम इंट्रा सेलुलर सिस्टोल, या उसको साइटोसोल बोलते हैं, सॉरी साइटोसोल, या और उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो ये जो है सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको किसने दिया था, डेविसन एंड डेनियली ने। किसने, डेविसन एंड डेनियली ने। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है सैंडविच मॉडल। अब आप हेडिंग लगाएंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। कौन सी हेडिंग लगाएंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सबसे पहले तो आप लिखेंगे ये कि इसको किसने प्रपोज किया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को किसने दिया था, इसको रॉबर्टसन ने दिया था। किसने दिया था, इसको सर्वप्रथम रॉबर्टसन ने दिया था। किस सन में दिया था, सन भी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। इन्होंने जो है 1959 में 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को प्रपोज किया था। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई। क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई, अभी हम आपको बता रहे हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। पहली बात तो इन्होंने सेम बोली, नंबर एक जो इन्होंने बोला वो बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में थोड़ा लिखेंगे अब यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप इतना तो समझ ही गए हो, शॉर्ट लिख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड, प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। ये बात इन्होंने सेम बोली जो पहले मॉडल में बोला गया था। दूसरी बात भी इन्होंने वही रिपीट की कि फास्फोलिपिड जो है वो किस नेचर के होते हैं, एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। मतलब ये जो ग्लोबुलर हेड है ये पोलर होगा, और यहाँ पे जो टेल होगी वो नॉन पोलर होगी। पोलर हेड बोला इन्होंने, पोलर हेड, और नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, ठीक है। तो ये बात भी इन्होंने सेम बोली। फिर इन्होंने जो बताया वो थोड़ा सा अलग था पहले वाले मॉडल से। पॉइंट थर्ड था इनका, अरेंजमेंट ऑफ फास्फोलिपिड, अरेंजमेंट ऑफ फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड की जो व्यवस्था थी, फास्फोलिपिड की व्यवस्था जो थी वो कैसी थी, अरेंजमेंट कैसा था, सेम एज सैंडविच मॉडल, सेम एज सैंडविच मॉडल। बस इन्होंने एक्स्ट्रा क्या बताया कि प्रोटीन जो होती है वो ग्लोबुलर नहीं होती। ये जो फास्फोलिपिड की व्यवस्था है वो किसके समान होती, सैंडविच मॉडल के समान, सैंडविच मॉडल के समान ही होती है, सैंडविच मॉडल के समान होगी। बट प्रोटीन कैसी होगी, प्रोटीन आर बीटा फाइबरस, प्रोटीन आर बीटा फाइबरस। मतलब यहाँ पे अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होगी। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इनका यही पॉइंट सही था, क्योंकि ऊपर वाले दो तो इन्होंने कॉपी कर लिए डेनियली डेविसन की, और बीच वाला जो थर्ड वाला बोला वो गलत है। वो बोल दिया इन्होंने बीटा फाइबरस होती है उनके मॉडल से अलग करने के लिए, लेकिन ये बात हो गई गलत।
तो फोर्थ जो पॉइंट ये बताने जा रहे हैं, ये इन्होंने एकदम करेक्ट बताया था और इससे पहले मॉडल में इसकी बात भी नहीं की गई थी, इसीलिए इस मॉडल को हम पढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसकी थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मोटाई है झिल्ली की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 to 100 एंगस्ट्रॉम, 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। तो ये बात इन्होंने एकदम सही बोली। कोशिका झिल्ली की जो मोटाई होती है, झिल्ली की मोटाई वो लगभग कितनी होती है, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ये बात इनकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। इनके अनुसार जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा, पहली बात तो इन्होंने सेम बताया है सैंडविच मॉडल के जैसे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो अंतर दिखाया है इन्होंने उसको हम आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपके एम्फीपैथिक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट है। इन्होंने जो प्रोटीन यहाँ पे बताई है वो कैसी है भाई, प्रोटीन इन्होंने बताई है बीटा फाइबरस, मतलब इस तरीके से फाइबर अरेंज होंगे। प्रोटीन क्या होगी, इस तरीके से फाइबरस होगी। कैसी होगी, फाइबरस, ना कि ग्लोबुलर। और उन्होंने ग्लोबुलर प्रोटीन बताई थी, कैसी बताई थी, ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में वो बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाई लेयर, और ये हो गया आपका फाइबरस प्रोटीन, बीटा फाइबरस प्रोटीन, बीटा फाइबरस प्रोटीन, ठीक है। अब थोड़ा सा फीचर की बात करते हैं कि क्या क्या फीचर एक्सप्लेन कर पाएंगे, मतलब कोई चीज एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देखिए, इसमें भी नंबर 1 जो फैट सोल्यूबल है वो तो पास हो जाएंगे। फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास हो जाएंगे, मतलब वसा घुलनशील अणु जो है वो पास कर जाएंगे। बाकी सेकंड जो आपका यहीं पे लिख लीजिए, बट नॉट वाटर सोल्यूबल, बट नॉट वाटर सोल्यूबल, जल घुलनशील जो है वो जल में घुलनशील पास नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, सेकंड प्रॉपर्टी, वेरिएबल रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड नॉट एक्सप्लेन, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने मोमेंट के बारे में नहीं बताया। इन्होंने भी नहीं बताया पाया कि डायनेमिक और फ्लूइडिटी, लिखोगे यहाँ पे फ्लूइडिटी एंड डायनेमिक नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब तक ये मूवमेंट के बारे में नहीं बता पाएंगे मेम्ब्रेन के, तब तक वो सही नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डाल के लिख लेना। बोथ कलेक्टिवली कॉल्ड, ये जो दोनों हैं, दोनों मॉडल, इनको हम क्या बोलते हैं, बोथ कलेक्टिवली कॉल्ड लेमिलर मॉडल, इसको क्या बोलते हैं, लेमिलर मॉडल, और या ट्राई लेमिलर, क्या बोलते हैं, ट्राई
लेमिलर मॉडल, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइलेमिलर मॉडल। सेकंड जो नोट पॉइंट है इनका, बोथ आर रिजेक्टेड, बोथ आर रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे ये मत सोचना आप लोग कि 1 घंटे से पढ़ रहे हैं इसको फिर उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारी चीजें इसमें से मिली लेकिन पूरी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो इसके बाद में थोड़ा सा ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी आपको दिखा देता हूँ, डायग्रामेटिक व्यू। ये जो है आपका वो क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसको रॉबर्टसन ने दिया था सन 1959 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। इन्होंने सेम वैसे ही फास्फोलिपिड की बाइलेयर बताई थी। ये पोलर हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ लिपिड, और यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल्स है। यहाँ पे आउटर प्रोटीन लेयर और इनर प्रोटीन लेयर है। इसमें जो है इन्होंने फाइबरस बताए थे कुछ इस तरीके के, इस तरीके के ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है, उसमें येलो कलर के ग्लोबुलर दिखाए थे आपको। तो यहाँ पे फाइबरस प्रोटीन, बस इतना अंतर है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया था कि ये जो पूरी कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई है वो कितनी होगी, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होगी, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये जो है इनकी बात इंपॉर्टेंट थी, ये बात इनकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी। अब जो है हम बात करेंगे मॉडल थर्ड की। तो इसी में पढ़ा दूं या इस मॉडल को अलग से पढ़ा दूं आपको? इस मॉडल को जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अगले लेक्चर में डाल देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस करनी पड़ेंगी, काफी सारी चीजें, और यही एक्सेप्टेड भी है। तो आई होप आपको 2 मॉडल और प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे प्रॉपर आपको सभी क्लासेज जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री की सभी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के साथ। आप लोग मस्त पढ़ाई करिए, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।